Hello दोस्तों, today we are going to start GIT, which is the one chapter of anatomy, and in the GIT we will start from the diarrhea. So the basic definition of the diarrhea, how you will say कि ये diarrhea है, ठीक है। तो अगर water content in the stool more than 200 ml within 24 hour है तो हम उसे diarrhea कहेंगे। This is the basic definition of the diarrhea. Okay, according to the Bristol stool, हम ब्रिस्टल स्टूल के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए, दिस इज द चार्ट ऑफ द ब्रिस्टल स्टूल। दिस इज द ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। ब्रिस्टल स्टूल चार्ट में आप देखेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2, ये दोनों ही टाइप कंसीडर किए जाते हैं एज ए कॉन्स्टिपेशन। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 आर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ब्रिस्टल स्टूल चार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड टाइप जो है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन, जिसमें सीवियर कॉन्स्टिपेशन है टाइप फर्स्ट, एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये तीन टाइप हैं डायरिया। तो इसमें जो फिफ्थ टाइप है वो माइल्ड डायरिया है, जो सिक्स्थ टाइप है वो मॉडरेट डायरिया है, और जो सेवेंथ टाइप है वो सीवियर डायरिया है, ठीक है। तो ब्रिस्टल स्टूल्स चार्ट में से ये दो तीन चीजें पूछी जाती हैं एज ए एमसीक्यू, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, अगर लेस देन 2 वीक, अगर डायरिया पेशेंट को 2 वीक से कम है, द ड्यूरेशन ऑफ द डायरिया लेस देन 2 वीक, it mean this is the diarrhea acute type diarrhea। क्या है, acute diarrhea, ये acute diarrhea का केस है, ठीक है। acute diarrhea मोस्ट कॉमनली होता है ड्यू टू इन्फेक्शन। acute diarrhea मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से। इसके अंदर दो तरीके से होगा इन्फेक्शन जब होगा, तो एक तो ये होगा इन्फेक्शंस में ड्यू टू द वायरस। इन्फेक्शंस के अंदर भी मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है वायरल, ठीक है। अब या तो ये एडल्ट में होगा या फिर ये होगा चिल्ड्रंस में। एडल्ट में जो होता है वो नॉर्वो वायरस की वजह से होता है, नॉर्वो वायरस, और चिल्ड्रंस में जो होता है उसमें कॉज होता है रोटा वायरस। तो ये याद रखोगे। देखिए डेफिनेशन क्या है डायरिया की, वाटर कंटेंट, स्टूल के अंदर वाटर कंटेंट होना चाहिए मोर देन 200 ml इन 24 आवर पर 24 आवर, ठीक है। इसके अलावा हमने ब्रिस्टल स्टूल चार्ट देखा, तो ब्रिस्टल स्टूल चार्ट के अकॉर्डिंग टाइप 1 टाइप 2 आर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, जिसमें टाइप 1 इज अ सीवियर कॉन्स्टिपेशन सॉरी, एंड टाइप 5, 6, 7 ये डायरिया है, जिसमें 7 इज अ सीवियर डायरिया और 5 इज अ माइल्ड डायरिया और 6 इज अ मॉडरेट डायरिया, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, अगर लेस देन 2 वीक्स है, लेस देन 2 वीक्स, ठीक है, अगर 2 वीक से कम फ्रीक्वेंसी है, डायरिया की जो ड्यूरेशन है वो 2 वीक से कम है, हम उसे एक्यूट डायरिया कहेंगे। एक्यूट डायरिया जो है मोस्ट कॉमनली होता है ड्यू टू इन्फेक्शंस में भी मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो है वायरल है। वायरल मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग होता है, समटाइम इट नीड टू द ट्रीटमेंट, ठीक है, और मोस्टली ट्रीटमेंट की नीड होती है क्योंकि बच्चा या एडल्ट डिहाइड्रेटेड होने लगता है, ठीक है, उसका हमें ट्रीटमेंट देना होता है। अब एडल्ट के अंदर नॉर्वो वायरस की वजह से होता है, चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट कॉमनली रोटा वायरस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। इससे आगे अगर मैं बात करूं कि मोर देन 2 वीक होगा, अगर मोर देन 2 वीक्स है, ठीक है, तो ये जो होता है इसे कहते हैं परसिस्टेंट डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया। अगर मोर देन 4 वीक्स है, मोर देन 4 वीक्स ड्यूरेशन है, तब ये होगा क्रोनिक डायरिया,
क्रोनिक डायरिया। ओके, अब क्रोनिक डायरिया में आप ध्यान रखोगे कि क्रोनिक डायरिया जो होता है वो मोर देन 4 वीक होता है। कितना होता है ड्यूरेशन? मोर देन 4 वीक, उसे कहते हैं हम क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया कैन बी ऑस्मोटिक डायरिया, ठीक है, कैन बी सिक्रीटरी डायरिया और कैन बी इंफ्लामेटरी डायरिया। क्रोनिक डायरिया को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट इज ऑस्मोटिक डायरिया, नंबर सेकंड इज सिक्रीटरी डायरिया, नंबर थर्ड इज इंफ्लामेटरी डायरिया। सबसे पहले हम ऑस्मोटिक डायरिया की बात करते हैं। देखिए, ऑस्मोटिक डायरिया क्यों होता है? जब स्टूल का जो कंसंट्रेशन है वो हाइपर ऑस्मोटिक हो जाता है, यानी कि स्टूल हाइपर ऑस्मोटिक हो जाता है। अब स्टूल हाइपर ऑस्मोटिक होता कैसे है? देखिए, सपोज दैट ये है हमारा GIT, ठीक है, इसके अंदर ये स्टूल है। अब ये स्टूल के साथ जब पेशेंट ने अपना डाइट लिया, पर्सन टेकिंग डाइट, तो उसके अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स रिच है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसकी वजह से इस स्टूल के अंदर फैट, प्रोटीन्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, तो ये हो गया हाइपर ऑस्मोटिक। हाइपर ऑस्मोटिक ये क्यों हुआ? क्योंकि फैट डाइजेस्ट नहीं हुए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो कहां गया? स्टूल में, इसलिए स्टूल क्या हो गया? हाइपर ऑस्मोटिक। तो अब ये स्टूल वाटर को यानी कि पानी को अपनी तरफ खींच लेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियम होता है, लार्ज इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से वाटर को ये अपनी तरफ खींच लेगा ड्यू टू द हाइपर ऑस्मोटिक, ड्यू टू द हाइपर ऑस्मोलैलिटी, ठीक है, हाइपर ऑस्मोलैलिटी की वजह से ये अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे यहाँ पे पानी बहुत सारा हो जाएगा कलेक्ट। अब ये जब पानी कलेक्ट होगा, वाटर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उससे पेशेंट को डायरिया हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायरिया, ठीक है। बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि GIT के अंदर क्या होता है? डाइजेशन। एक तो होता है डाइजेशन, जो हमने फूड खाया, एक होगा डाइजेशन, एक होगा एब्जॉर्प्शन। अगर डाइजेशन सही से नहीं हुआ तो कहेंगे माल डाइजेशन, अगर एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हुआ तो माल एब्जॉर्प्शन। और दोनों को मिला के, जब डाइजेशन भी ठीक नहीं है, एब्जॉर्प्शन भी ठीक नहीं है, दोनों को वर्ड्स को एक साथ एक शब्द में बोलना चाहें तो माल एसिमिलेशन, ठीक है, माल एसिमिलेशन। अगर मैं आपको क्लिनिकल पर्पस से और दूसरा आपको एग्जाम पर्पस से अगर बताऊं तो मोस्टली हम माल एसिमिलेशन या माल डाइजेशन या माल एब्जॉर्प्शन को नहीं पूछा जाता, केवल एक वर्ड देके माल एब्जॉर्प्शन देके बोल देते हैं, ठीक है। तो माल एब्जॉर्प्शन को हम डिस्कस करेंगे। माल एब्जॉर्प्शन, अब किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता? या तो फैट होगा, या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, या होगा प्रोटीन्स। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि GIT से एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, जो आपने डाइट के थ्रू लिया, ठीक है। अब इसमें हम मोस्ट कॉमनली ध्यान देते हैं फैट के ऊपर। ऐसा क्यों? बिकॉज फैट इज कैलोरी डेंस न्यूट्रिएंट्स। फैट क्या है? कैलोरी डेंस न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। कैसा है ये? कैलोरी डेंस न्यूक्लियस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कैलोरीज डेंस न्यूट्रिएंट्स। ओके, फैट इज कैलोरी डेंस न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेसिफिक, ठीक है, इसलिए हम फैट को ज्यादा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, और जब एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो फैट ने क्या करा? स्टूल को हाइपर ऑस्मोटिक बना दिया, उसकी वजह से पेशेंट को डायरिया हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर मैं साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो बेसिकली जो साइट हैं उसमें से एक है हमारे पास ल्यूमिनल साइट, सेकेंड इज अ म्यूकोजल साइट और थर्ड इज अ पोस्ट म्यूकोजल साइट। ये 3 साइट हैं, ठीक है। कौन सा? ल्यूमिनल साइट, या तो ल्यूमिनल एरिया से एब्जॉर्प्शन होगा, या म्यूकोजल एरिया से होगा, या पोस्ट म्यूकोजल एरिया से होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है म्यूकोजल एरिया से, ठीक। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइनल
जो म्यूकोजल एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मैंने बात करी है कि फैट का प्रॉब्लम है, ठीक है, फैट को हम आगे रखेंगे, माल एब्जॉर्प्शन किसका हुआ, फैट का, फैट प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ माल एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। तो देखो भैया, माल एब्जॉर्प्शन का जो हॉलमार्क फीचर होता है वो होता है स्टेट्यूरिया, स्टेट्यूरिया। ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन का हॉलमार्क फीचर क्या है, स्टेट्यूरिया। स्टेट्यूरिया की डेफिनेशन क्या है, हम कब कहेंगे कि स्टेट्यूरिया है। तो देखिए जो स्टूल पास हुआ है वो स्टूल एक तो पेल होगा, बल्की होगा, फैटी होगा और माल ओडरस होगा, स्मेल जो है फॉल स्मेल होगा, उसके अंदर फॉल स्मेल होगा। ठीक है, और ग्रीसी लुकिंग स्टूल, ग्रीसी लाइक स्टूल कैसा होगा, पेल, बल्की, फैटी, माल ओडरस, ग्रीसी लाइक स्टूल। अगर इस तरीके का स्टूल है तब हम उसे कहते हैं स्टेट्यूरिया। अब देखिए एक तो बात थी कि व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ स्टेट्यूरिया, व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ माल एब्जॉर्प्शन, देन स्टेट्यूरिया। भाई माल एब्जॉर्प्शन है तो स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, स्टूल एक तो बल्की हो जाएगा, पेल कलर का होगा, फैटी होगा, ठीक है, उसमें स्मेल गंदी होगी जिसे माल ओडरस कहते हैं। ठीक है, और ग्रीसी स्टूल होगा, ये देखने को मिलेगा। जब इस तरीके का स्टूल का लुकिंग है देन इट इज ए स्टेट्यूरिया। ठीक है, क्या होगा, स्टेट्यूरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है द क्लिनिकल सिम्टम ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। क्लिनिकल सिम्टम ऑफ माल एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें देन इट इज ऑस्मोटिक डायरिया, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो हाइपरटोनिक हो गया, हाइपर ऑस्मोटिक हो गया स्टूल, उसने पानी को अपनी तरफ खींचा लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, जिससे डायरिया हो गया, ऑस्मोटिक डायरिया। तो अगर पूछता है एग्जामिनर कि द क्लिनिकल सिम्टम ऑफ माल एब्जॉर्प्शन, क्लिनिकल सिम्टम ऑफ माल एब्जॉर्प्शन इज अ ऑस्मोटिक डायरिया। अगर वो पूछता है वो विच इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ माल एब्जॉर्प्शन, हॉलमार्क फीचर की बात करें देन स्टेट्यूरिया, स्टेट्यूरिया। ठीक है, स्टेट्यूरिया। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अगर मैं बात करूं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ऑस्मोटिक डायरिया, तो देखिए सबसे पहले फैट का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस क्या हो जाएगा, फैट का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पर्सन ने डाइटरी फैट लिया, डाइट के अंदर फैट लिया तो फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, इंटेस्टाइन से फैट ब्लड की तरफ नहीं गया, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो वो कहाँ रह जाएगा, वो जीआईटी में रह जाएगा, जीआईटी में स्टूल के साथ मिक्स रहेगा। स्टूल के साथ मिक्स रहेगा तो स्टूल को क्या बना देगा, हाइपर ऑस्मोटिक। ठीक है, तो जो अनएब्जॉर्बेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच के, कहां पहुंच के, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच के ये क्या करेगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइनल एपिथेलियल से, लार्ज इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से क्या करेगा, ड्रॉज द वाटर, दिस स्टूल, ये जो स्टूल है, स्टूल ड्रॉ करेगा, ड्रॉज द वाटर, वाटर पानी को खींच लेगा। ठीक है, ड्रॉज द वाटर, पानी को खींच लेगा, और पानी को खींचने के बाद कहां से, फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, कहां से खींचेगा, फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, और उसकी वजह से हो जाएगा ऑस्मोटिक डायरिया, ऑस्मोटिक डायरिया। ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी है ऑस्मोटिक डायरिया की। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम इन्वेस्टिगेशन, कि हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे ऑस्मोटिक डायरिया की। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन हम किस तरीके से करेंगे ऑस्मोटिक डायरिया की, तो इन्वेस्टिगेशन, अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टेट्यूरिया क्या है, विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टेट्यूरिया इज 72 आवर फीकल फैट टेस्ट। क्या करते हैं, 72 आवर्स फीकल फैट टेस्ट,
72 आवर फीकल फैट टेस्ट जो है हम चेक करेंगे, ठीक है। 72 आवर फीकल फैट टेस्ट हम जो है करते हैं, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है फॉर द स्टेटूरिया। इसका जो प्रोसीजर होता है, देखिए प्रोसीजर मैं आपको बोल के बता देता हूं। प्रोसीजर हम 5 दिन के लिए करते हैं। 5 दिन के लिए हम 100 ग्राम फैट पर डे पेशेंट को डाइट में देते हैं, ठीक है। 100 ग्राम फैट पर डे देते हैं। क्या करते हैं हम, फैट देते हैं पेशेंट को। अब ये फैट, इसके बाद ये फैट कहाँ आएगा, अगर स्टेटूरिया है डेफिनेटली इट विल गो इनटू द स्टूल, ये फैट स्टूल में जाएगा। तो अब हम स्टूल को चेक करेंगे। तो देखिए ये 5 दिन के लिए देते हैं, फॉर इनटू 5 डेज, फॉर 5 डेज, ठीक है। ये कितने दिन के लिए देते हैं, 5 डेज के लिए। इसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड डे में काउंट नहीं करेंगे, हम देखेंगे एट द डे थर्ड, तीसरा दिन, चौथा दिन, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5वां दिन। तो ये 3 दिनों को जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक तो थर्ड डे में, एक फोर्थ डे में, एक फिफ्थ डे में, ये 3 दिनों में देखेंगे। अगर इन दिनों के अंदर फैट बढ़ा हुआ आता है, ठीक है, फैट अगर इसमें कितना आना चाहिए, जब हम उसको चेक करेंगे तो फैट 2 तरीके से, या तो लेस देन 7 ग्राम पर डे हमें देखने को मिलेगा फैट, देन इट इज अ नॉर्मल। अगर ऐसे मिलता है तो ये नॉर्मल है, ओके। लेस देन 7 ग्राम पर डे अगर फैट आता है तो देयर इज नो स्टेटूरिया, दिस सिचुएशन इज कंप्लीटली नॉर्मल सिचुएशन, ओके। अगर मोर देन, सॉरी ये लेस देन, लेस देन, अगर मोर देन 7 ग्राम पर डे आता है, और कौन से दिन को हमने देखा, एट डे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 दिन अगर हमें मोर देन 7 ग्राम पर डे फैट स्टूल में आता हुआ मिल रहा है, इट मीन पेशेंट हैव अ स्टेटूरिया, पेशेंट को क्या है, स्टेटूरिया है, टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, स्टेटूरिया है पेशेंट को, ओके। तो दिस इज द प्रोसीजर। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं मोर देन 7%, भाई 7% से ज्यादा आ रहा है पर डे देखेंगे लेकिन हम, ठीक है, 7% से ज्यादा फैट आ रहा है तो इसको स्टेटूरिया प्रेजेंट है, ओके। एक ये टेस्ट है। मान लो इस तरीके का टेस्ट आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा टेस्ट कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव स्टूल फैट टेस्ट, क्वालिटेटिव स्टूल फैट टेस्ट। ये कैसे करेंगे हम, इसमें हम लोग यूज करते हैं स्टेन का, किसका, स्टेन, इसमें हम स्टेन यूज करते हैं, जो क्वालिटेटिव स्टूल फैट स्टेन करते हैं फॉर द डाइज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनिंग्स, ठीक है। तो इसमें एग्जामिनर जो मोस्टली पूछते हैं वो है सूडान थर्ड, सूडान 3 एंड सूडान 4, सूडान 4th, ओके। और समटाइम ऑयल रेड ओ, ये 3 डाइज जो हैं हम इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव स्टूल फैट टेस्ट हम किसकी हेल्प से करते हैं, स्टेनिंग की हेल्प से करते हैं। इसमें स्टेन करने के लिए हमारे पास 3 डाई होती हैं, जिसमें सूडान 3, सूडान 4, ऑयल रेड ओ, ठीक है, ये हम लोग जो है यूज करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा द कंपैरिजन बिटवीन द ऑस्मोटिक डायरिया, सिक्रीटरी डायरिया एंड फैक्टिशियस डायरिया। बट इससे पहले हम बात करते हैं ऑस्मोटिक डायरिया की। ऑस्मोटिक डायरिया की, ओके। अब देखिए, अगर हम ऑस्मोटिक डायरिया की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑस्मोटिक डायरिया एंड सिक्रीटरी डायरिया। भाई ऑस्मोटिक
और सिक्रीटरी डायरिया के बीच में आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो सबसे पहला आता है स्टूल ऑस्मोटिक गैप के जरिए, स्टूल ऑस्मोटिक गैप के जरिए, ठीक है। अब स्टूल ऑस्मोटिक गैप क्या होता है? देखिए, जिसके अंदर फैट ज्यादा है, स्टूल के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, इन दैट केस वो हाइपर ऑस्मोटिक होगा। कैसा होगा? हाइपर ऑस्मोटिक होगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक डायरिया के अंदर हमें हाइपर ऑस्मोटिक दिखेगा। अब ये ऑस्मोटिक स्टूल ऑस्मोटिक गैप होता कितना है? ये होता है 50 to 100, कितना होता है? 50 to 100 मिली ऑस्मोल पर केजी, ठीक है, ये होता है। अब देखिए, अगर हमें स्टूल ऑस्मोटिक गैप चेक करना है तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? हम इसमें प्रयोग करते हैं ऑस्मोमीटर का। किस चीज का प्रयोग करेंगे? ऑस्मोमीटर का, ठीक है। ऑस्मोमीटर की हेल्प से ये हम करेंगे कैसे? हमारे पास दो वैल्यूज होंगी। नंबर फर्स्ट, मीजर्ड ऑस्मोलैलिटी। क्या होगा? मीजर्ड ऑस्मोलैलिटी। इसमें से हम माइनस कर देंगे कैलकुलेटेड ऑस्मोलैलिटी को। माइनस किसको कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेट करके ऑस्मोलैलिटी आएगी उसको, ऑस्मोलैलिटी को, ठीक है। कैलकुलेटेड ऑस्मोलैलिटी को माइनस कर देंगे। अब ये क्या आएगा इसके बाद? कैलकुलेटेड ऑस्मोलैलिटी क्या होती है? कैलकुलेटेड ऑस्मोलैलिटी जो है, इसमें हम 2 into स्टूल सोडियम स्टूल पोटेशियम, 2 into स्टूल सोडियम प्लस पोटेशियम, इस वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लो ये मोर देन 50, मोर देन 100, भाई हमारे पास 50 से 100 थी, अगर ये मोर देन 100 आती है वैल्यू, तो मोर देन 100 अगर आ रही है तो हम क्या कहेंगे? मोर देन 100 अगर आ रही है तो ऑस्मोटिक डायरिया है, क्योंकि ऑस्मोसिस हाइपर ऑस्मोसिस है, ठीक है। ये मोर देन 100 है तो क्या है? हाइपर ऑस्मोसिस, क्योंकि नॉर्मल गैप क्या होता है? 50 to 100 और ये है मोर देन 100, तो ये हाइपर ऑस्मोसिस हो गया। तो हाइपर ऑस्मोसिस कब होगा? जब स्टूल के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वगैरह होंगे तब। तो ये हाइपर ऑस्मोसिस है, तो ऑस्मोटिक डायरिया के केस में मोर देन 100 आएगा। अब बात करते हैं कि अगर डायरिया ऑस्मोटिक नहीं है, सिक्रीटरी है, तो सिक्रीटरी क्या होगा? आप सिंपल तरीके से सोचो, मान लो ये है GIT, ठीक है, एक इसके बीच में ये स्टूल है। अब ये स्टूल जो है ये नॉर्मल स्टूल है, ये ऑलरेडी हाइपर ऑस्मोटिक नहीं है, ठीक है, लेकिन वाटर सिक्रीशन होके, पानी का सिक्रीशन होके और इसकी तरफ चला गया और इसकी तरफ चला गया, बहुत सारा पानी इसमें सिक्रीट होके आ गया, तो क्या इसकी ऑस्मोलैरिटी हाई होगी? नहीं, ये तो हाइपो ऑस्मोटिक हो जाएगा। इसके अंदर ऑस्मोसिस रहेगी भी नहीं, है ना, क्योंकि पानी ऑलरेडी ज्यादा है। अब इसके अंदर पानी खींचने की क्षमता बिल्कुल नहीं रहेगी, तो ये लेस देन 50 हो जाएगा। इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी हो जाएगी? लेस देन 50। अगर लेस देन 50 है तो डेफिनेटली इट इज अ सिक्रीटरी डायरिया। ये क्या है? सिक्रीटरी डायरिया। ये केस है सिक्रीटरी डायरिया का। तो भाई एक तो डिफरेंशिएट करने का तरीका ये हो गया कि हम स्टूल ऑस्मोटिक गैप चेक कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड होगा कि अगर ऑस्मोटिक डायरिया है, क्या है? ऑस्मोटिक डायरिया है, ऑस्मोटिक डायरिया है, तो मुझे एक बात बताइए, ऑस्मोटिक डायरिया के अंदर क्या है? इंक्रीज ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी। अब ये ऑस्मोलैलिटी बढ़ी कैसे? खाना खाने की वजह से ना, क्योंकि उसने फूड खाया, उसमें ज्यादा फैट था,
उसमें ज्यादा प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, और वो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो इंटेस्टाइन के अंदर ही रह गया। स्टूल बन गया हाइपरऑस्मोटिक, वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा, स्टूल बन गया हाइपरऑस्मोटिक। ठीक है, अब स्टूल अगर हाइपरऑस्मोटिक बन गया है तो डेफिनेटली ऑस्मोटिक डायरिया के अंदर क्या हो गया, स्टूल हाइपरऑस्मोटिक बन गया। ठीक है, क्यों बना, खाना खाने की वजह से। अब हम पेशेंट को रख देंगे फास्टिंग पर। कैसे रख देंगे, फास्टिंग पर, उसको खाना नहीं देंगे, नील पल ओरल, हमने उसको फास्टिंग पे रख दिया। तो भैया फास्टिंग पे रख दिया पेशेंट ने, फूड ही नहीं लिया, तो उसमें ना तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कोई गए ही नहीं, ना फैट, ना कार्बोहाइड्रेट, ना प्रोटीन्स, कुछ भी नहीं गया, तो एब्जॉर्प्शन की जरूरत ही नहीं है। तो जब फैट फूड और ये सब नहीं है तो हाइपर ऑस्मोलिटी नहीं है, उसकी वजह से वाटर भी नहीं आएगा और डायरिया अपने आप जो है ठीक हो जाएगा, डायरिया क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप विशेष ध्यान में रखेंगे कि डायरिया जो है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि गुड रिस्पॉन्स फॉर द फास्टिंग स्टेट। ठीक है, फास्टिंग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स टू फास्टिंग। और जबकि सिक्रेटरी डायरिया में ऐसा नहीं होगा, आप उसमें खाना खाओ या मत खाओ, वाटर पानी सिक्रीशन होकर जीआईटी में आएगा और वो डायरिया के तौर पे बाहर निकलेगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। तो ये थी बात ऑस्मोटिक डायरिया की। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक डायरिया का पीएच कैसा रहेगा इस सिचुएशन। भाई ऑस्मोटिक डायरिया है, उसके अंदर पानी आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ठीक है, और भी सारी चीजें हैं, तो डेफिनेटली इसका पीएच जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो पीएच रहेगा लेस देन 5.5। ठीक है, एसिडिक पीएच दिखेगा ऑस्मोटिक डायरिया में, एसिडिक पीएच होगा। लेकिन मैं सिक्रीटरी डायरिया की बात करूं तो भाई उसमें तो ऑलरेडी बहुत सारा पानी आ गया, अपने आप सिक्रीशन होके, स्टूल को खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो उससे क्या होगा, वो एल्कलिन हो जाएगा। ठीक है, एल्कलाई हो जाएगा, उसकी जो पीएच है वो मोर देन 6 होगी। सिक्रीटरी डायरिया की पीएच क्या होगी, मोर देन 6 पीएच। ओके, ये सिक्रीटरी डायरिया की होगी। तो आप जो है इस चीज को ध्यान में रखोगे। ओके, ये हमने सिक्रीटरी डायरिया। और अब थोड़ा सा हम लोग देखो ऑस्मोटिक डायरिया के बारे में मैंने उसका कॉज बता दिया, वो क्यों हो रहा है ना। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिक्रीटरी डायरिया और ऑस्मोटिक डायरिया के बीच में डिफरेंशिएशन करने के तरीके बता दिए। ऑस्मोटिक डायरिया के यानी कि स्टीटोरिया के इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके बता दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सिक्रीटरी डायरिया है वो किस वजह से होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं सिक्रीटरी डायरिया। सिक्रीटरी डायरिया, ओके। अब सिक्रीटरी डायरिया की बात कर लेते हैं। तो सिक्रीटरी डायरिया होता है ड्यू टू टॉक्सिन्स। किसके कारण होगा, टॉक्सिन्स। और ये टॉक्सिन्स जो है कहां से आएंगे, ये टॉक्सिन्स आएंगे कहां से, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं बाय इकोलाई, जैसे एंटेरोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन बाय इकोलाई, इकोलाई। ठीक है, ETEC, एंटेरोटॉक्सिन इकोलाई बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस हो सकता है, विब्रो कोलेरा के थ्रू प्रोड्यूस हो सकता है, साल्मोनेला के थ्रू प्रोड्यूस हो सकता है। तो मोस्टली ये इन्फेक्शियस है। ठीक है, कैसा है, इन्फेक्शियस है। तो किसके द्वारा होगा, ठीक है, एंटेरोटॉक्सिन इकोलाई के थ्रू, दूसरा कोलेरा के थ्रू, कोलेरा के थ्रू हो सकता है, विब्रियो कोलेरा जैसे, ठीक है, या साल्मोनेला के थ्रू, समटाइम साल्मोनेला, साल्मोनेला के थ्रू होगा। ठीक है, ये हीट लेबाइल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, ये हीट लेबाइल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। और वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, साइक्लिक AMP को इंक्रीज करते हैं, जिससे मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन विल इंक्रीज। ठीक है, और जिससे टॉक्सोजेनिक डायरिया प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, टॉक्सोजेनिक, टॉक्सोजेनिक, टॉक्सिजेनिक डायरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉक्सिजेनिक डायरिया।
प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो टॉक्सिजेनिक डायरिया है ये सिक्रीटरी डायरिया होता है। ठीक है, दूसरा है, एक तो ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ सिक्रीटरी डायरिया। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सिक्रीटरी डायरिया हो सकता है ड्यू टू ट्यूमर, ट्यूमर की वजह से। ओके, ट्यूमर की वजह से हो सकता है। तो ट्यूमर की वजह से क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे वीआईपी ओमा, कैसे वीआईपी ओमा के केस में होता है, वीआईपी ओमा के केस में। ठीक है, वीआईपी ओमा के केस में क्या होता है, पेशेंट, देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सिक्रीटरी डायरिया है लेकिन हम देखेंगे कि इसमें होगा क्या। सिक्रीटरी डायरिया के अंदर, सिक्रीटरी डायरिया के अंदर पेशेंट क्या करता है, सोडियम पोटेशियम बाइकार्ब को लॉस कर देता है। भाई देखो डायरिया हुआ, सोडियम गया, वो पोटेशियम गया, सोडियम निकला और साथ ही साथ बाइकार्ब निकला। ठीक है, क्या निकल गया, HCO3 बाइकार्ब निकल गया। ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं निकल गए। तो उससे क्या होगा, ये क्या करते हैं, बाइकार्ब क्या करता है, एसिड को बैलेंस करता है, तो वो निकल गया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट गेट हाइपोकैलीमिया, क्योंकि देखो भैया पोटेशियम निकल गया, हाइपोकैलीमिया। ठीक है, विद एसिडोसिस, क्योंकि बाइकार्ब भी निकल गया तो एसिडोसिस भी होगा। Acidosis is a process causing increased acidity in the blood and other body tissue. ठीक है, एसिडोसिस हो जाएगा। तो पेशेंट को क्या मिलेगा आपको सिक्रीटरी डायरिया के अंदर, हाइपोकैलीमिया विद एसिडोसिस। ओके, अब मैंने आपको ये चीज बताई थी, सिक्रीटरी डायरिया के अंदर जो ऑस्मोटिक गैप होगा वो कितना होगा, लेस देन 50 मिली ऑस्मोल पर केजी। दिस इज द ऑस्मोलैलिटी ऑफ स्टूल इन केस ऑफ सिक्रीटरी डायरिया। ठीक है, पीएच क्या होगी, पीएच डेफिनेटली एल्कलिन हो जाएगा। ठीक है, मोर देन 6, पीएच क्या होगी, मोर देन 6। ओके, तो ये होता है सिक्रीटरी डायरिया के केस में। ये कब होता है, सिक्रीटरी डायरिया के केस में। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फैक्टिशियस डायरिया। इसके बाद हम लोग फैक्टिशियस डायरिया को एक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।